With the permission of our patron, Dr. Pramod Kumar ji and Dr. Shailesh Dwivedi ji, I welcome all of you in today's webinar series on Research Part 1, Selection of Topic and Writing a Proposal. On behalf of Government PG College Obra, Sonbhadra and Indian Accounting Association Mirzapur branch, I, Dr. Vikas Kumar, welcome all of you in today's session. First of all, I welcome our patron Dr. Pramod Kumar ji, Principal Government Degree College Obra, and Dr. Shailesh Dwivedi ji, and today's speaker Mr. Shashank Srivastava. First of all, I invite our principal Dr. Pramod Kumar ji to say few words and blessings with us. हेलो एवरीवन, पुनः हम ऑनलाइन रूप में मिल रहे हैं। डॉक्टर शैलेश द्विवेदी जी, विकास जी, शशांक जी और डियर पार्टिसिपेंट्स, जो इस समय वेबिनार के रूप में जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन होने जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यूली इनरोल्ड होने जाते हैं रिसर्च के लिए, और उनके लिए एक अच्छा रिलेशन साबित होगा कि वो रिसर्च के टॉपिक्स कैसे डिसाइड करें और रिसर्च प्रपोजल्स सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें। उस विषय में निश्चित रूप से जो भी बातें होंगी निकल के आएंगी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और विकास जी इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और हमेशा इनके एसोसिएशन में शैलेश द्विवेदी जी, शशांक जी भी सहयोग कर रहे हैं कॉलेज की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और साथ ही साथ धन्यवाद भी कि आप लोग निरंतर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें हमारा कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ सराउंडिंग में या जो भी कनेक्ट हो पा रहे होंगे सबके लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा हम समझते हैं। हमारे स्टूडेंट्स में कुछ दिख रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं। और इसमें कितने रजिस्टर्ड हुए हैं विकास जी? इसमें सर केवल रिसर्च स्पेसिफिक हमने रखा था, और जो विद्यापीठ में के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए तो 25 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं इसमें। अच्छा, हाँ, ये भी कम नहीं है, क्योंकि ये नितांत सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है तो उसमें लिमिटेड संख्या ही होगी। लिमिटेड होना भी चाहिए क्योंकि उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज जूनियर स्टूडेंट्स के लिए कोई मतलब नहीं है इसका अभी। तो आप स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू। धन्यवाद सर। नेक्स्ट आई कॉल डॉक्टर शैलेश द्विवेदी जी टू से फ्यू वर्ड्स विद अस। थैंक यू डॉक्टर विकास सर। Today's this one day webinars patron Dr. Pramod Kumar sir, who is the principal of Government PG College Obra, Sonbhadra, and today's speaker Mr. Shashank Srivastava, and all my dear participants who has joined over here. Today's topic is very relevant for your research. When you are going to start your research, or when you are going to think about research or PhD, जब भी आप किसी ऐसे काम के लिए जाते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड राइटिंग अ प्रपोजल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनी रिसर्च। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग जब प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे सामने तो प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो तो प्रॉब्लम था ही नहीं,
थोड़ी देर में हमको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो ठीक वैसे ही जब हम रिसर्च वर्क करने जाते हैं तो कई बार ऐसा लोग रिसर्च टॉपिक या सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ दिन बाद 2 महीने 4 महीने के बाद ऐसा समझ में आता है यार इसमें तो कुछ करने का फील्ड ही नहीं है, कुछ स्कोप ही नहीं है करने का। तो फिर आप बैक हो जाएंगे, फिर नए लेवल से नए सिरे से टॉपिक सिलेक्शन करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा नहीं मिलता, हमको लिटरेचर नहीं मिलता। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हमको टॉपिक सिलेक्शन करना है। और आज के स्पीकर मिस्टर शशांक इज अ वेरी यंग रिसर्चर and he is doing his PhD from IIM. So I hope he will guide you. And most of the participants are, I think, doing their PhD, are about to start your PhD. So this webinar is very, very important for you. और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Next, I call Mr. Shashank Srivastava. Without much consuming time, I invite Shashank to take lecture. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank Dr. Pramod sir, Dr. Shailesh Dwivedi sir, and Dr. Vikas sir to give me this opportunity. I have grown up and I have reached here all of because of blessings of my these grateful gurus, and I'm nothing without them. So thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Now coming to the topic, sir, language mix रखें? हाँ, Hindi English mix. Sir, is it visible now? Yes, yes, perfectly. सर पार्टिसिपेंट की स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है, अगर कुछ होगा तो प्लीज स्क्रीन अप कर दीजिएगा। एकदम। सो टुडेज टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड प्रपोजल राइटिंग। हमारा प्रेजेंटेशन या कहें लेक्चर एक 75-25 के रेशियो में डिवाइडेड होगा। 75% वी विल बी टेकिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, दैट हाउ यू शुड गो फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हाउ यू शुड गो फॉर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, और जो एक स्टेटमेंट होता है आपके रिसर्च पेपर या प्रपोजल का जो टाइटल होता है, वो टाइटल तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए हम आज अपना 75% ऑफ द टाइम डेडिकेट करेंगे एंड द रेस्ट पार्ट विल बी डेडिकेटेड फॉर प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग पे बात टॉपिक और जब हम बात कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे, और मेन फोकस हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पे होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का ये चूजिंग अ टॉपिक का एक उन्होंने पेपर निकाला था। आई डोंट नो द नेम ऑफ रिसर्चर, वैसे नाम लिखा हुआ है नीचे। उसमें से ये एक उस पेपर में का एक ग्राफ है, एक डायग्राम है। तो अगर आप यहां से देखें तो आपको जर्नी जो है वो यहां से शुरू करनी है अपनी, यहां से आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप किसी पीएचडी के इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है व्हाई रिसर्च, आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं। जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो हमारे सीनियर ने हमसे ये पूछा था कि आप में से सीरियस रिसर्चर कौन है। तो जो एक सीरियस रिसर्चर होता है, सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसे अपनी रिक्वायरमेंट पता होता है, दैट व्हाई ही इज गोइंग टू डू सच रिसर्च। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च से आप क्या अचीव कर लेंगे, या आप कौन सी ऐसी सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा नॉलेज एडिशन कर देंगे जिससे आपका काम एक अपलॉडेबल वर्क के रूप में जाना जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता है, देन यू शुड गो फॉर दिस वे। आपको ये वाला रास्ता चलना है कि व्हाट इज योर पोटेंशियल टॉपिक, अगर आपके दिमाग में कोई है तो। और अगर वो पोटेंशियल टॉपिक आपको पता है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट पता है, तो अगर आपको कोई अपना पोटेंशियल टॉपिक पता है तो उस टॉपिक के बारे में कौन सी चीज है जो आपको इंटरेस्ट करती है, वो जो उसकी मेथोडोलॉजी हो सकती है, वो उसका थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है, वो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है। कई डायमेंशन में हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी करंट में हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स का बहुत बात चल रहा है। तो डिजिटल पेमेंट में हम
एक डायमेंशन है क्रिप्टो करेंसी का, एक डायमेंशन है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स का, एक डायमेंशन है आपका यूपीआई पेमेंट्स का। तो डिजिटल पेमेंट के कौन सा डायमेंशन आपको इंटरेस्ट करता है, या फिर इसके पीछे अगर हम जाए तो अगर हम थोड़ी टेक्नोलॉजिकल बात करें, ऑपरेशनल बात करें, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी बैक एंड टेक्निक है जिसके बल पे ये काम कर रहा है। एनपीसीआई जो इसका करता धरता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने किस टेक्नोलॉजी को यूज करके यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। तो अगर आप ऑपरेशनल में जाना चाहते हैं तो ये ऑपरेशन का टॉपिक हो सकता है, अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो ये फाइनेंस का टॉपिक हो सकता है, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग किस तरह किया गया। आज क्यों रुपे कार्ड, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है दैट रुपे कार्ड हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन ऑपरेशनल पेमेंट मेथड इन नेपाल। तो वाई रुपे इज गेटिंग सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी, तो मार्केटिंग में भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का डायमेंशन होना, आपका डायमेंशन पता होना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप उस डायमेंशन पे इंटरेस्ट पे काम कर पाएंगे। रिसर्च इंटरेस्ट इज अ मस्ट टू डेवलप अ टॉपिक। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है तब आप टॉपिक डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमेशा आपका गाइड आपसे यही पूछेगा कि अपना इंटरेस्ट बताओ, अपना इंटरेस्ट बताओ। अगर आप नहीं बता पाएंगे और जबरदस्ती पीएचडी होगी तो फिर वो आपको एक टॉपिक दे देगा अपने मन का, और उसके अनुसार आपको फिर काम करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गया अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है ऑलरेडी। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू गो विद, जैसे बहुत से ऐसे यंग रिसर्चर होते हैं जिन्हें पीएचडी की जर्नी शुरू करते समय ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन से टॉपिक पे काम करना है, तो उसके में सबसे जरूरी क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आप किन चीजों को लेकर के पैशनेट हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको पैशनेट आती है। बिकॉज यू हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट फॉर 4 और 5 ईयर्स, आपने उस सब्जेक्ट में अपनी बैचलर की होगी, अगर बैचलर अलग था तो उसमें आपने मास्टर्स किया होगा, उस सब्जेक्ट में आपने जेआरएफ का एग्जाम लिखा होगा, नेट का एग्जाम लिखा होगा। तो देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट यू आर पैशनेट अबाउट। आप किस चीज को लेकर के पैशनेट हैं। जैसे हम अगर अपने पर्सनल एग्जांपल दें तो फाइनेंस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, ये स्टॉक मार्केट, ये म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, दीज आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स मी। तो फाइनेंस की जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती आई हैं। तो देयरफॉर आई हैव गॉन फॉर चूजिंग अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस और विच इज इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस। तो आपको अपने अंदर, अपने टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी चीज होनी होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि हर बच्चे का अपना एक इच्छा होता है, अपनी इच्छा होती है, तो उसी तरह सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है। अगर किसी का आर्ट से रिलेटेड कोई पैशन है, म्यूजिक का पैशन या फिर डांस का पैशन या फिर किसी और तरह का पैशन, तो उसी तरह का पैशन आपको अपने सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। तो उस सब्जेक्ट में आप ढूंढिए कि आपका पैशन क्या है एंड फॉलो दैट। उस पैशन में नोट डाउन कर लीजिए मेरा ये चीज है। जैसे मैंने आपको फाइनेंस में 2-3 एग्जांपल दे दिए। Now think carefully about this interest. Now you have got your some 4 or 5 interests that you are interested in. Now think carefully about these interests. क्योंकि आप सारे इंटरेस्ट पर एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। हम इसका भी आपको एग्जांपल देंगे जब ये स्लाइड खत्म हो जाएगी कि आप सारे इंटरेस्ट पर एक साथ काम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आप उसमें से एक कोई इंटरेस्ट चुनेंगे और उसके किसी एक एस्पेक्ट को लेकर के आप काम करेंगे। तो आर देयर एनी एस्पेक्ट ऑफ देम दैट फॉल विद इन योर असाइंड पैरामीटर्स। आपका जो रिसर्च एरिया है, आप पीएचडी करना और पेपर लिखना इज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आपका जो असाइनमेंट पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अंतर्गत वो टॉपिक, वो इंटरेस्ट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तो ये रास्ता है जब आपको टॉपिक पता हो तब आप टेंटेटिव टॉपिक पे पहुंचिए, और एक ये रास्ता है जब आपको टॉपिक ना पता हो तो अपना रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढिए, अपने सब्जेक्ट के अंदर जाइए और झांकिए, और तब आपको पता चलेगा कि क्या टॉपिक ऐसा है जो मुझे इंटरेस्ट। सबसे पहले जानना जो चीज जरूरी है वो है आपका रिसर्च इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जो रिसर्च की रिगरस जर्नी है वो कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढेंगे। So the first step in choosing a topic is identifying your research interest. Now, अब ये क्वेश्चन है कि आप 2-3 पैरामीटर्स पर एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, कभी भी कोई भी रिसर्च जो होती है वो एक पर्टिकुलर डोमेन या एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल पे होती है। इसको हम कहते हैं नैरो डाउन अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। आप एक, अभी हम आगे स्लाइड में इसको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। इसमें
आप एक बहुत ही नैरो करते करते एक वन लाइनर स्टेटमेंट, एक लाइन का टॉपिक, एक लाइन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको आप सॉल्व करते हैं एक पेपर के अंदर या फिर एक थीसिस के अंदर। थीसिस में 2 या 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं क्योंकि उसमें आपको चैप्टराइजेशन करने होते हैं, थोड़ी मोटी किताब टाइप का बनाना होता है। लेकिन जब आप पेपर लिखने जाते हैं तो वहां पे सिर्फ आप एक इंटरेस्ट को फॉलो, एक पैरामीटर को फॉलो करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन चूजिंग अ टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च इंटरेस्ट। बीच में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो देन प्लीज इंटरप्ट मी और आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। नाउ टॉपिक एंड प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे मुझसे जब कोई पूछता है कि आपका टॉपिक क्या है, तो हम उसको आराम से बोल देते हैं म्यूचुअल फंड टॉपिक है या फिर स्टॉक मार्केट टॉपिक है। नाउ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो उस अलग अलग डोमेन्स में आप एक प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं? इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। रिसर्च इज जस्ट 2 थिंग्स, फाइंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ढूंढिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। आपने सॉल्व कर दिया, एक पेपर पब्लिकेशन आपका आ जाएगा, आपकी रिसर्च आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देयर इज नथिंग एल्स, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यही एक पहाड़ के तौर पे दिखता है कि फाइंडिंग अ प्रॉब्लम में लोग कभी कभी 1-1 साल 2-2 साल तक लगा देते हैं। इफ यू विल कम टू IIMs, यहाँ के पेडागोगी के अनुसार यू आर गिवन 2 ब्रॉड ईयर्स, आपको पूरे के पूरे 2 साल मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको टॉपिक पता होना चाहिए। टॉपिक नहीं पता तो कुछ समय उसके लिए मिल जाएगा, 5 महीने 6 महीने उसके लिए मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए उस टॉपिक के अंदर घुसकर एक प्रॉब्लम निकालना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि आज के समय में दुनिया भर में हजारों और लाखों लोग काम पे लगे हुए हैं, रिसर्चेज हो रही हैं। आप एक बार डेटा उठा के देखिए, चाइना हर साल 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है, वो भी टॉप कैटेगरीज जर्नल में। हम मीडियोकर और लो लेवल कैटेगरीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट रिसर्च पेपर पब्लिशर इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस आ रही हैं। उन पब्लिकेशंस के बीच में आपको एक प्रॉब्लम निकाल के लानी है, और अगर आप उस प्रॉब्लम में ये सोचेंगे कि दैट यू आर द फर्स्ट डूइंग इट, देन यू आर रॉन्ग। कोविड जब आया था नया 2020 मार्च में, इंडिया हिट किया था उसने। 2020 मार्च के बाद जून 2020 का जो इश्यूज आता है जर्नल्स का, उस इश्यू में भर भर के कोविड पे पेपर्स लिखे गए। और उन कोविड के पेपर्स को जब आप आज देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब एक ऐसा गैप है जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। क्योंकि कोविड जैसा पैंडेमिक पिछले इधर के कुछ डिकेड्स में तो हमने नहीं देखे हैं। तो इन डिकेड्स में ऐसे पैंडेमिक्स पे कोई पेपर्स भी नहीं आए। तो दैट वाज अ न्यू टॉपिक। वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिख गई लोगों को और जिसके ऊपर भर भर के पेपर्स होने लगे। अब आप उसी प्रॉब्लम को पकड़ के जाएंगे और अब पेपर पब्लिश कराएंगे, तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी उस प्रॉब्लम को ब्रॉड करने में या फिर उसमें से नया प्रॉब्लम ढूंढ के उस पर पेपर लिखने में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक टॉपिक चूज कर लेना आसान होता है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट आपका टॉपिक बता देगा, लेकिन उस टॉपिक के अंदर एक प्रॉब्लम निकाल के ले आना ये मुश्किल काम। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं थ्रेड बियरिंग। थ्रेड बियरिंग के लिए मैंने कुछ रखा हुआ है, जब मेरी स्लाइड खत्म हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि थ्रेड बियरिंग कैसे करते हैं। थ्रेड बियरिंग एक टेक्निक है जहां पर आप ढेर सारे रिसर्च पेपर्स की जो टॉपिक्स होती हैं उनको एक वर्ड फाइल में लिखते हैं। यू राइट डाउन द टाइटल्स ऑफ, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा अदरवाइज आप भूल जाएंगे ये चीजें। आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या स्कोपस पे जाते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे कोई एक रिपोजिटरी साइट पे जाते हैं जहां पे आपको ढेर सारे पेपर मिल जाए, और उन पेपर्स के जो टाइटल होते हैं उनको आप एक वर्ड फाइल में वर्ड शीट पे लिखते जाते हैं। सिर्फ उनके टाइटल लिखने और कुछ नहीं लिखना है। तो जब आप इतना काम कर लेते हैं तो यू आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 100 or 200 टॉपिक्स ऑन 100 or 200 टाइटल्स
ऑन वन टॉपिक, तो वो 100-200 प्रॉब्लम आपको सामने दिखने लगता है और तब आपको समझ में आता है कि मेरे टॉपिक के अंदर किन किन डायमेंशंस पे काम हो चुका है। और जब आप उसको पढ़ेंगे, 100-200 टाइटल्स जब आप पढ़ेंगे और उसमें एक मैपिंग टाइप का करेंगे, तब आपको ये दिखाई देगा कि दिस इज समथिंग वेयर द वर्क हैज नॉट बीन डन। कोविड का ही एग्जांपल अगर लेके चलें तो कोविड के हेल्थ इश्यूज के ऊपर, कोविड रिलेटेड टू हेल्थ बहुत सारे पेपर्स आए, कोविड इफेक्ट ऑन फाइनेंसेस बहुत सारे पेपर्स आए, कोविड इफेक्ट ऑन ऑपरेशंस बहुत सारे पेपर्स आए, कोविड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत पेपर्स आए। लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसे एरिया हो जहां पे कोविड इफेक्ट ना दिखा गया हो। लास्ट एग्जांपल लेंगे फिर आगे चलेंगे। अभी कुछ समय पहले बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं जिसका कोरिलेशन निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर हम आपको बताएं तो रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने स्किन कलर को बिहेवियरल फाइनेंस से या इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से रिलेट करके दिखाया था कि हाउ स्किन कलर इज अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ पीपल। अब इस टॉपिक को आज से 30 साल या 25 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जब बिहेवियरल फाइनेंस यूएस में डेवलप हो रहा था। उस समय में ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि म्यूजिक जैसी चीज, स्किन कलर जैसी चीज इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन आज के समय में वही डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पीपल आर फाइंडिंग गैप्स, वो गैप ढूंढ रहे हैं और उन गैप्स पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया कि कोविड को हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑपरेशन कई जगह से जोड़ के देखा गया होगा, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा एरिया हो जहां से उसको जोड़ के ना देखा गया हो, और आपका काम वो होगा कि आप उस गैप को आइडेंटिफाई करें, तभी आपका प्रॉब्लम निकल के आएगा। Let us see what is the problem identification process in a very broad way. सबसे पहले आपका रिसर्च एरिना यानी कि आपकी टॉपिक आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक इज अ सब कैटेगरी ऑफ योर सब्जेक्ट। जैसे आपने मास्टर्स अपनी फाइनेंस में की है, हम बहुत ही जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, हम किसी रिसर्च पेपर की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। आपने अगर मास्टर्स फाइनेंस में की है, अपनी मास्टर्स मार्केटिंग में की है, तो वो एक आपका सब्जेक्ट हो गया। उस सब्जेक्ट के अंदर आप एक टॉपिक ढूंढिए। जैसे फाइनेंस के अंदर आप टॉपिक हो सकता है स्टॉक मार्केट, फाइनेंस के अंदर टॉपिक हो सकता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के अंदर टॉपिक हो सकता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फंडामेंटल एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स इन फाइनेंस। तो वो एक टॉपिक चूज कीजिए जिसपे आप कंफर्टेबल हो। अगर मुझे अभी कोई कहते कि कॉर्पोरेट फाइनेंस पे रिसर्च करो, देन आई एम नॉट इन दैट मच कंफर्टेबल जोन। लेकिन अभी मुझे कोई कहते कि स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करो, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पर रिसर्च करो, देन आई एम इन अ कंफर्टेबल जोन। तो हो सकता है एक सब्जेक्ट आपके पास बहुत बड़ी चीज है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप ढेर सारे टॉपिक्स, आपका फोर्टे नहीं हो सकता, तो आप कुछ ही चीजों में ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। तो आप जिस चीज में नॉलेजेबल हैं, आपको लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है, उस एरिया को लेकर के चलिए, उस टॉपिक को लेकर के चलिए। उसके बाद अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कीजिए कि मुझे किस तरह की रिसर्च करनी है, मेरी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। क्या मेरे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सिर्फ पीएचडी कर लेना है, या मेरे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या हम अपने सब्जेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। मेरे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिवली किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करना है या क्वालिटेटिवली किसी और सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। हम सिर्फ टेक्सचुअल नॉलेज पे बिलीव करेंगे या फिर हम कुछ स्टैटिस्टिकल भी देंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू नीड टू डिसाइड। देन कम्स योर क्वेश्चन और प्रॉब्लम। जब आप एक टॉपिक के ऊपर ढेर सारे सब्जेक्ट, ढेर सारे पेपर्स, बुक्स, इन सबको पढ़ेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं माइंड में पढ़ते पढ़ते एक मैपिंग बन जाती है और वो क्लिक करता है कि यार देयर इज समथिंग विच कैन बी एड्रेस्ड फर्दर। इसको और एड्रेस किया जा सकता है, इसमें और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे स्टिल कोविड इन रिलेशन टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ वेरी मच एक्सप्लोर्ड एरिया।
ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी इंडिया में प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल लिटरेसी का हमको बताएं कोई सेट पैरामीटर नहीं है। देयर इज नो स्केल डेवलप्ड, अभी भी कोई स्केल डेवलप नहीं हुआ है कि वो स्केलिंग करके बता दे कि हाँ इसकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी है, इसकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी है। जैसे IQ, इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट, उसका स्केल डेवलप्ड है। आपका IQ 4 है, आपका IQ 5 है, तो यू कैन अंडरस्टैंड 4 वाले का कम है, 5 वाले का ज्यादा है, या जो भी, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन इस तरह की कोई स्केलिंग फाइनेंशियल लिटरेसी में डेवलप नहीं कि इसकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी है, इसकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी। एज फार एज माई नॉलेज, इफ आई एम रॉन्ग देन सर कैन करेक्ट मी। तो ऐसे चीजों पर भी काम हो सकता है। तो आप एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम ढूंढेंगे, और उसके बाद फाइनल आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम। जब आपकी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तब आप वहां से हाइपोथेसिस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर दैट डिजाइन ऑफ द स्टडी। आपके रिसर्च डिजाइन कैसी है उसके बल पे आप हाइपोथेसिस ले सकते हैं। बट द फर्स्ट 3 स्टेप्स आर वेरी नेसेसरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, then your research objective, and then formulation of problem. अब इतनी बातें तो हो गई कि हमें प्रॉब्लम ढूंढना कैसे है, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन उस आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए जिन पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोर्स क्या है। एक सोर्स तो ऑनलाइन है, जो मैंने अभी थ्रेड बेयरिंग के समय बताया, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर इज फ्री फॉर एवरीवन, कोई भी जाकर के वहां पेपर्स देख सकता है। पहला है डिडक्शंस फ्रॉम थ्योरी। आप थ्योरीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, और मोस्ट ऑफ माय एग्जांपल वुड बी कमिंग फ्रॉम फाइनेंस, क्योंकि हम पढ़ते वही हैं। हालांकि थोड़ी बहुत मार्केटिंग दे सकते हैं, लेकिन वो फिर इरेलीवेंट हो जाएगा, रेलेवेंट रहेगा लेकिन मतलब ज्यादा अच्छे से आपको हम समझा नहीं पाएंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं, जैसे एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होती है, या फिर एक डिविडेंड थ्योरीज होती हैं, डिविडेंड स्ट्रक्चर थ्योरी होती है, MM थ्योरी होती है। तो ऐसी थ्योरीज जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने किसी समय में दी थी, 1975, 1982 या 1993, ऐसे समय में दी थी, उन थ्योरीज के ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं। तो कभी कभी रिसर्च प्रॉब्लम उस थ्योरी से भी निकल के आ जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, डिमांड वाला थ्योरी। डिमांड थ्योरी सेज कि व्हेन द प्राइस राइजेस, डिमांड कम्स डाउन, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसने सप्लाई कांस्टेंट मान के रखी है, उन्हें टेस्ट एंड बिहेवियर कांस्टेंट मान के रखा है। तो कई सारी चीजों को जब वो कांस्टेंट मान लेते हैं, तब कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल मार्केट में लेके जाइए। जब आप इसको प्रैक्टिकल मार्केट में लेके जाएंगे, तब आपको कहीं कहीं इसमें एनोमैलीज भी दिखाई देंगे। यस, दिस इज अ गुड थ्योरी, और ये प्रैक्टिकल है, लेकिन किसी किसी केस में ये प्रैक्टिकल नहीं भी होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एप्पल एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है, मार्केट शेयर के मुकाबले एप्पल इज अ मोर बिगर कंपनी देन HP और Dell or any other computer making company in this industry. लेकिन एप्पल के तो कंप्यूटर्स बहुत महंगे आते हैं। एप्पल के जो फीचर आपको 1.5 लाख 2 लाख में मिलेंगे, HP के वही फीचर आपको 60,000 में मिल जाएंगे, 70,000 में मिल जाएंगे। तो क्यों एक ऐसी कंपनी जिसके प्राइसिंग इतनी ज्यादा, उसका मार्केट शेयर HP या फिर डेल जैसी कंपनी से ज्यादा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ी कंपनी। तो अगर आप डिमांड की थ्योरी को यहां उठा के ले आएंगे तो आपको कुछ एनोमैली दिखाई देगी। अब यू कैन रिलेट कि ये एक प्रॉब्लम है, एंड यू कैन गो टू फाइंड फर्दर कि क्या इस पे काम हुआ है, क्या डिमांड की थ्योरी को ऐसी चीजों पे टेस्ट किया गया या नहीं किया गया। और अगर नहीं किया गया है तो दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपको ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। और ये सिर्फ एक बार पढ़ के नहीं आएगा, एक किताब पढ़ के नहीं आएगा, 10 पेपर्स पढ़ के नहीं आएगा। 10 किताब और 100 पेपर्स पढ़ के शायद आ जाए।
तो डिडक्शंस फ्रॉम थ्योरी, आप थ्योरी से डिराइव करते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम। द सेकंड इज इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे बिहेवियरल फाइनेंस का, बिहेवियरल फाइनेंस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिसिप्लिन। इसमें साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, इसमें इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है, इसमें फाइनेंस जुड़ा हुआ है। 3-4 चीजों को मिला करके, जब ब्रॉडली हम कहें तो साइकोलॉजी और फाइनेंस दोनों को जोड़ दिया गया। बोथ वर 2 डिफरेंट डिसिप्लिन। साइकोलॉजी का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था, साइकोलॉजी अपना अलग था, फाइनेंस अपना अलग था। लेकिन साइकोलॉजी की कुछ थ्योरीज को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ला करके एक नया डोमेन, एक नया डिसिप्लिन डेवलप किया गया जिसका नाम है बिहेवियरल फाइनेंस। और अब ये बिहेवियरल फाइनेंस एक अपने आप में एक डिसिप्लिन बन चुका है और एक कैटेगरी बन चुका है, एक टॉपिक बन चुका है, और इसके अंदर सब टॉपिक्स पे या फिर प्रॉब्लम्स पे काम चल रहे हैं और कई सारे पेपर्स आ रहे हैं, कई सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स पे इसको एड्रेस किया जा रहा है। तो आप इंटरडिसिप्लिनरी भी काम कर सकते हैं, और सिर्फ बिहेवियरल फाइनेंस नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड बायो फाइनेंस। कुछ बायो फाइनेंस भी है, बायोलॉजी की थ्योरीज रिलेटिंग टू फाइनेंस। अब इस पे मेरा ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं है, तो हम आपको कोई अच्छा एग्जांपल तो नहीं दे पाएंगे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप इस बात को समझिए कि किस तरह आप 2 अलग अलग डिसिप्लिन को जोड़ करके एक नया डिसिप्लिन बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स से मैथमेटिक्स जुड़ा, इकोनोमेट्रिक्स बन गया और लाखों पेपर्स उस पे आ गए। और आज के समय में इकोनोमेट्रिक्स तो रिक्वायरमेंट बन गई है फाइनेंस में रिसर्च करने के लिए। तो फाइनेंस में अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर योर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज इंटरव्यूइंग प्रैक्टिशनर्स। कभी कभी ये होता है कि हमें बुक से, थ्योरी से, पेपर से, इनसे कुछ समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम क्या है। तब हम जाते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री वालों के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। एक एग्जांपल लेते हैं, अपनी कैंपस का ले रहे हैं। IIM रायपुर में आज से कुछ साल पहले एक रिसर्च चल रही थी। उस रिसर्चर ने, PhD का रिसर्चर थे वो, और उन्होंने 7 इयर्स लगाए अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। 7 इयर्स, कैन यू इमेजिन? 7 इयर्स मोस्टली ये सब सोशल साइंसेस की रिसर्च में नहीं लगता। वो उसमें मेडिकल्स वगैरह में या फिर ऐसे किसी रिसर्च में लग जाता है जहां पे आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हो। लेकिन 7 इयर्स इज समथिंग वेरी बिग। सिर्फ 4.5 साल तक यहाँ पे स्टाइपेंड मिलती है, उसके बाद स्टाइपेंड भी बंद हो जाती है। लेकिन उस बंदे ने 7 साल लगाए, और उस बंदे ने 7 साल इसलिए लगाए बिकॉज ही वॉज कलेक्टिंग डेटा बाय इंटरव्यूइंग 350 CEOs ऑफ इंडिया। तो वो जो रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ के ला रहे थे, वो किसी बुक से या थ्योरी से, पेपर से, जर्नल से ढूंढ के नहीं ला रहे थे। वो एक्चुअल इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहे थे और उनका इंटरव्यू कर रहे थे, जो प्रैक्टिस में है, जो अपनी एरिया को रोज रोज चला रहे हैं, रोज उसी पे काम कर रहे हैं, दिन रात उसी पे खपा रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में जाग रहे हैं। उनका पूरा माइंड अपने बिजनेस पे लगा हुआ है। तो ऐसे CEO, तो कई बार प्रॉब्लम वहां से भी निकल के आ जाती है। कहीं पे HR की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे कोई ऑपरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम जिसको आज तक एड्रेस ही नहीं किया गया, कोई नई प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। प्रॉब्लम खत्म थोड़ी होती है लोगों के पास। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। कभी कभी एक अच्छे ये, हालांकि ये तुरंत नहीं आएगा, दिस इज नॉट फॉर अ नोवाइस रिसर्चर। अगर कोई एक्सपीरियंस रिसर्चर है तो कभी कभी उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है। कभी कभी उसको लगता है कि यार मुझे ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे एक बहुत ही अच्छी कहानी फेमस है अबाउट हाउ गूगल मैप वाज डेवलप्ड। वन डे सुंदर पिचाई विद हिज फैमिली वाज गोइंग टू हर डॉटर्स स्कूल, लेकिन उनको अपने डॉटर के स्कूल का रास्ता नहीं पता था, या शायद रास्ता पता था पर वो जाम में फंस गए थे, तो उन्हें कोई और अल्टरनेट रास्ता नहीं पता था, जिसकी वजह से वो लेट हो गए। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी, बट मोटा मोटी यही है। तो उनके माइंड में क्लिक कर गया कि एक मैप होना चाहिए जो लोगों के पास उनके मोबाइल में रहे और वो कभी भी रास्ता ना भटके।
तो कभी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है और उस प्रॉब्लम पर फिर आप रिसर्च करते हैं दैट हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. So this can be another source of research. And the most important, relevant literature. Literature means existing works, existing papers that has been published in one particular topic, area or problem. हर टॉपिक पे 10,000 जर्नल्स अवेलेबल हैं. वो जर्नल एक लिटरेचर बनाते हैं जिस लिटरेचर को पढ़ के ही एक आने वाले रिसर्चर को आगे बढ़ना चाहिए. और एक क्वेश्चन अक्सर आता है, पता नहीं यंग रिसर्चर्स आप जैसों के मन में आता है कि नहीं आता है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब हम रिसर्च शुरू कर रहे थे तब मेरे मन में ये आया था और मैंने ये विकास सर से भी कई बार शेयर किया हुआ है कि लिटरेचर करने की क्या जरूरत है. मुझे कोई प्रॉब्लम दिख गई, मैंने डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च कर दिया, लेकिन लिटरेचर करने की जरूरत है. क्योंकि जब आप नई नई कुकिंग में जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि लोग पहले से कुकिंग करते आए हैं, तो आप अगर चाय भी बना लेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया. लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि अरे यार ये तो हम चाय जो हम बना रहे हैं तो लोग कब का बना के खाली हो गए. सबको आता है ये करना. तो अगर आप लिटरेचर नहीं करेंगे तो आप किसी ऐसी चीज पर रिसर्च कर देंगे जो ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपको डिमांड की थ्योरी नहीं पता और आप डिमांड की थ्योरी ढूंढने में लग जाएं और आप दे भी दें थ्योरी और उसके बाद आपको पता चले तो आपके रिसर्च का कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा. इसीलिए लिटरेचर पढ़ना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आपके टॉपिक या आपके डोमेन में कितना काम अभी तक हो चुका है और आपको उसके आगे ऐड करना है, उसी को रिपीट नहीं करना है. कई बार लोग रिसर्च पेपर ऐसे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर अगर मान लीजिए हुआ है यूपी की पॉपुलेशन पे या होल इंडिया हुआ है, उसी को रेप्लिकेट कर देंगे. यूपी पे हुआ है एमपी पे करेंगे, वाराणसी बिहार में है छत्तीसगढ़ में करेंगे. इज दैट रिसर्च इज क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस? Is that research contributing a significant proportion in your subject? If the answer is no, then you should not go with that kind of researches. हाँ, अगर populational difference है, demographic differences हैं, then this research is very good research. Otherwise, it is not. Now, how you should, what are the stages of selecting a research problem? अभी जो हमने बात की सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एरिया, सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया बताइए. उस प्रॉब्लम एरिया में से कुछ प्रॉब्लम एरिया कहां से आएगा? पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए. टॉपिक के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम एरिया दिखाई देगी. प्रॉब्लम एरिया दिखाई दे रही है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उस प्रॉब्लम को फिर एनालाइज कीजिए कि ये रिसर्चेबल है कि नहीं. कभी कभी प्रॉब्लम रिसर्चेबल नहीं होती क्योंकि उस पर डेटा ही अवेलेबल नहीं होता. जैसे अगर हमको इन्वेस्टर बिहेवियर ऑफ इंटायर इंडिया करना हो तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और ये अप्रोचेबल नहीं है. इसीलिए हम डेमोग्राफिक में उसको डिवाइड करके करते हैं. तो प्रॉब्लम का एनालिसिस करना भी जरूरी है कि वेदर इट इज अप्रोचेबल और नॉट, और उसके बाद ही हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करेंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे और तब जाकर के एक रिसर्च क्वेश्चन मेरे पास बन करके आएगा कि यस दिस इज माई रिसर्च क्वेश्चन. जितनी चीजें हम बता रहे हैं मेरे पास वो उसकी एक वर्ड फाइल भी है, आपको दिखाएंगे भी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबल प्रॉब्लम्स. कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं. जैसे जो हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम अप्रोचेबल होनी चाहिए. इस सेंटेंस को पढ़िए, सबसे पहले इस वाले को. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग? और इस वाले टॉपिक को पढ़िए. हाउ इज ग्लेशियल मेल्टिंग अफेक्टिंग पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका? एंड आई वांट आंसर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट कि अगर आपको प्रॉब्लम सुनना हो या टॉपिक अपना रिसर्च प्रॉब्लम बताना हो तो आप किसको बताएंगे? ये एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम है या ये एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम है? प्लीज समवन आंसर मी. Anyone for participant side, please unmute and answer it. Hello.
हाँ, यस। So we can choose a question that is, how is glacier melting affecting the penguins in Antarctica? यस, यू आर राइट, बट अब आंसर बताया है तो रीजनिंग भी बताइए, क्यों बोला आपने? Because it is approachable. यस। मतलब एक सीमित है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। एक हम लोग ऐसा है कि यहाँ पर रिसर्च हम लोग इजीली कर सकते हैं, मतलब पहले वाले क्वेश्चन से ये ज़्यादा अप्रोचेबल होगा इफ वी आर कंपेयरिंग द टू क्वेश्चंस। अच्छा, सेकंड में भी बताइए कोई कौन सा आपको रिसर्च प्रॉब्लम लग रहा है इसमें? विच इज अ बेटर रिसर्च प्रॉब्लम? सेकेंड वन, फंड्स मोबिलिटी ड्यू टू द ग्लोबल। अब मेरे कलर पे मत जाइएगा कि ये रेड में है तो गलत होगा और ब्लैक है तो सही होगा। मैंने वो डिफरेंस दिखाने के लिए बस कलर अलग कर लिया है। एक्चुअली गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर जो रिसर्च एरिया है, अगर वो हम लिमिटेड डाल देते हैं तो रिसर्च करना ज्यादा इजियर हो जाता है, एंड जो डेटा अवेलेबिलिटी है उसको हम एनालाइज कर देते हैं। जैसे अभी जो सेकंड वन है, ग्लोबली हम डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, बट एक कंट्री बेस्ड पे हम डेटा एनालिसिस इजियर कर सकते हैं और एक एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट को मेजर किया जा सकता है। वेरी नाइस आंसर। योर गुड नेम प्लीज? शिशिर श्रीवास्तव। वेरी नाइस, थैंक यू शिशिर। आपने ग्लोबल इकोनॉमी पे बात की कि यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी पे रिसर्च करना आसान नहीं। आप कितनी कंट्रीज का डेटा कलेक्ट करेंगे? कुछ का मिलेगा, कुछ का नहीं मिलेगा। और एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, इफेक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। दिस डिजिटाइजेशन इज एन एम्बिगुअस वर्ड। डिजिटाइजेशन ऑफ व्हाट? किस चीज का डिजिटाइजेशन? अब इसी को अगर हम मॉडिफाई करें और थोड़ा और, जैसा कि मैंने जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब बताया कि अप्रोचेबल और एक लिमिट नैरो डाउन वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि बहुत ही नैरो होनी चाहिए वो चीज, ताकि उसमें आप रिसर्च कर पाएं। तो डिजिटाइजेशन को अगर आप बोलें, फंड्स मोबिलिटी ड्यू टू ग्लोबल डिजिटाइजेशन मूव। अब यहाँ पे जो डिजिटाइजेशन है वो किससे रिलेट हो रहा है? फंड्स की मोबिलिटी से, यानी समथिंग रिलेटेड टू पेमेंट्स। पेमेंट डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, फंड डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। और ग्लोबल इकोनॉमी को हमने नैरो डाउन कर दिया एविडेंस फ्रॉम इंडिया में। और इसी तरह इस फर्स्ट वाले को देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन? नो, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ बिगर थिंग, नो? किस तरह का पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं? सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर टॉकिंग अबाउट? एंड ऑन ग्लोबल वार्मिंग पे आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग इंडिया में राइज इन टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू यूएस, इन कंपैरिजन टू रशिया इज वेरी डिफरेंट केस। So global warming has been dropped down to Antarctica में glacier melting, और environmental pollution has been brought down to this glacier melting। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को आपने एंटार्क्टिका तक सीमित कर दिया और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को आपने ग्लेशियर मेल्टिंग तक सीमित कर दिया, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं हमारे। तो ये एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि दैट हाउ यू शुड फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम बहुत वेग टर्म्स में नहीं लिखनी चाहिए, एम्बिगुअस टर्म्स में नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो हर वर्ड की एक क्लियर मीनिंग होनी चाहिए। एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले वो साइंटिफिक होता है। अभी जो हमने बताया, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक। साइंटिफिक मींस यू कैन पुट सम टेस्ट ऑन इट। ग्लोबल वार्मिंग पे आप टेस्ट करने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एंटार्क्टिका के एनवायरमेंट पे टेस्ट करने जाएंगे तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। एडिक्वेट टेक्निकल एक्सपर्टीज। जिस भी रिसर्च क्वेश्चन को आप अप्रोच करने जा रहे हैं, उस रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपके पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अगर हमको किसी रिसर्च क्वेश्चन पे काई स्क्वायर लगाना है तो हमको काई स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर हमें किसी टेस्ट पे हमें किसी डेटा के ऊपर फैक्टर एनालिसिस करनी है तो हमें फैक्टर एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो एडिक्वेट टेक्निकल एक्सपर्टीज यू शुड बी हैविंग। अफोर्डेबल इन टाइम एंड मनी। कई बार कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, और दैट रिसर्च इज नॉट अफोर्डेबल इन योर पीएचडी, क्योंकि पीएचडी भी आपको 4 साल में खत्म करनी है, 5 साल में खत्म करनी है।
और आप पेपर भी लिखने जाएंगे तो उसकी भी एक लिमिटेशन है कि कितने समय तक आप वो पेपर लिखते रहेंगे। तो आपका जो रिसर्च पेपर टॉपिक होना चाहिए वो अप्रोचेबल इन टाइम एंड मनी होना चाहिए, सॉरी अफोर्डेबल इन टाइम एंड मनी होना चाहिए, और मैनेजेबल इन स्कोप, आप उसको मैनेज कर सकें। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी पे डेटा कलेक्ट करने जाएंगे देन इट इज नॉट मैनेजेबल टेक्निक, ये मैनेजेबल नहीं है। और डेटा अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार हम डेटा कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उससे हम उसके आगे क्या करना है ये हमें नहीं पता होता, क्या हमें पता भी होता है तो वो अप्रोचेबल नहीं होता। तो यू शुड डू अ रिसर्च बेस्ड ऑन आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन। आपके पास उतना समय है कि नहीं, मतलब आपके समय में वो रिसर्च फिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इट इज इकोनॉमिकल और नॉट, क्या उसको करने के लिए आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, और आपका रिसर्च प्रॉब्लम मैनेजेबल है या नहीं। आपके स्क्रीन पे दो फोटोज दिखाई दे रही हैं। ये फोटो मैंने पिछली वेबिनार में भी यूज किया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर आल्सो। इट इज जस्ट अबाउट नैरो डाउन अप्रोच ऑफ चूजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। दोनों ही फोटोज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का स्कोप और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और उसके बाद क्या क्या वर्क उस टॉपिक पे रिलेटेड हो चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो सब आप देख लीजिए। और उसके बाद उसको नैरो डाउन कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम रख देते हैं मार्केटिंग को, बहुत फाइनेंस हो गया, यहाँ मार्केटिंग को रख लीजिए आप। तो मार्केटिंग के अंदर आप टॉपिक्स जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का अप्रोच फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा एरिया मिल चुका है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर आप कुछ टॉपिक्स के बैकग्राउंड चेक कीजिए जिस टॉपिक एरिया पे आपको काम करना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी को नैरो डाउन कीजिए, और नैरो डाउन करने के बाद कैटेगरीज क्लोज टू योर रिसर्च में फाइंड यू आर लुकिंग एट अ फ्यू पेपर्स इन डिटेल। जब आपकी कैटेगरी नैरो डाउन हो जाए तो आपके पास एक छोटी सी चीज आके आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो पेपर्स लिखे गए हैं उन पेपर्स को पढ़ेंगे जब आप, तब आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टमेटिक way of doing literature review. First you should understand the background of the topic, then its importance, क्या वो important है भी या नहीं, उसका scope कितना है जो हम करने जा रहे हैं, what has been performed and what has been found out, ये जानना जरूरी है, जिसको literature review में एड्रेस किया जाता है कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें पे क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं। उसके बाद अपने स्पेसिफिक एरिया ढूंढ लीजिए, करंट आइडियाज और हाइपोथेसिस एरिया में क्या चल रहे हैं, तो आपको लिटरेचर रिव्यू से मिल जाएगा। और जब आपको कोई एक गैप दिख जाए तो वही आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको बता देना जितना आसान है, कर लेना उतना ही टीडियस जॉब है। थोड़ा समय लगता है, 6 महीना 7 महीना साल भर, एंड दैट एनफ टाइम इज गिवन टू यू इन एवरी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू डू लिटरेचर रिव्यू इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर रिसर्च। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एक बहुत जरूरी चीज है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सिलेक्शन और प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के 3 स्टेजेस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, अभी जो हमने पूरी बातें की सारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे था। जब आपका कई सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएं एक टॉपिक के अंदर तो उनमें से किसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया अभी हमने बात की कि वो मैनेजेबल होना चाहिए, टाइम कंस्ट्रेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट होना चाहिए। उस बेस पे आप अपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। एक वर्ड यूज हो रहा है आजकल लिटरेचर में जिसको बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस। कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ ही दिन पहले यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे और हम लोग वहां बैठे थे, तो एक आए थे अपना रिसर्च पेपर लेकर के और उनका टॉपिक था ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड कुछ। पूरा का पूरा उनका टॉपिक जब प्रेजेंटेशन जब खत्म हो गया तो एक्सपर्ट्स ने पूछा प्लीज डिफाइन ग्रीन फाइनेंस। आप आज ग्रीन फाइनेंस लेके आए हैं, कल कोई रेड फाइनेंस लेके आ जाएगा, कोई येलो फाइनेंस लेके आ जाएगा। तो हम तो फाइनेंस को फाइनेंस जानते हैं, ग्रीन रेड येलो ब्लैक को नहीं जानते। अब ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन यूएनएचसी ने भी दी हुई है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के किसी काउंसिल ने भी दी हुई है। तो ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन यूएस की किसी बॉडी ने भी दी हुई है, मुझे बॉडी का नाम नहीं याद है।
तो ऐसे 2-3 बॉडीज में ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन दी हुई है और उस स्कॉलर ने उन्हीं 2-3 डेफिनेशंस को चिपका दिया कि ये ग्रीन फाइनेंस की डेफिनेशन है। बट देयर इज अ वेरी बिग मिस्टेक एंड ऑल ऑफ यू शुड नो दिस कि जब आप अपने पेपर में किसी एक टॉपिक को लेते हैं और वो टॉपिक आपका सेंट्रल टॉपिक होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन आप अपने अनुसार करेंगे। आप किसी और की डेफिनेशन लेकर के उसके ऊपर पेपर नहीं लिखेंगे। आपने उस डेफिनेशन को अपने पेपर के अंदर किस तरह यूज किया है, दैट डेफिनेशन यू मस्ट गिव इन योर पेपर। और वो ग्रीन फाइनेंस को डिफाइन अपने पेपर के उसमें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्रीन फाइनेंस का अप्रोच, जब ये लोग डेफिनेशन दे रहे होंगे तो ये तो जनरलाइज डेफिनेशन है ना। आप जब उस पेपर पे काम कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर कुछ डेटा कलेक्ट करके एक अप्रोच अपनाया होगा और उसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आपके लिए वो डेफिनेशन अलग होगा। तो उस चीज को डिफाइन करना जरूरी है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम डेफिनेशन। जरूरी नहीं कि हर पेपर में जरूरत पड़े, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जहां पे डेफिनेशन की जरूरत है, देन यू मस्ट गिव। एंड these three are collectively known as problem formulation. Now, after this broad discussion on problem formulation, I hope we are शशांक, किसी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी हो अभी तक तो वो डिस्कशन कर लें। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर के लिए ही है। प्रपोजल राइटिंग को वेट करें हम लोग, और पहले किसी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी हो अभी तक तो। एनीवन? देखिए, जब ये खत्म होगा तो हम 2-3 प्रॉब्लम जरूर पूछेंगे आपसे। आपने अपने प्रपोजल में क्या प्रॉब्लम लिखा हुआ है? हेलो सर। हाँ जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक अगर कोई टॉपिक है सर रिसर्च जिस पर ऑलरेडी हो चुका है, हाँ जी, मतलब किसी स्टडी एरिया पर, जैसे कहीं अदर प्लेसेस पर हुआ है, बट अभी इंडिया में उसको उतनी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो क्या हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं इंडिया में अगर किसी स्टडी एरिया को ले रहे हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमने जब ये बात बताई कि एक प्रॉब्लम है जिसमें यूपी पे हो गया है और आप एमपी पे करना चाहते हैं, बिहार पे हो गया है आप छत्तीसगढ़ पे करना चाहते हैं, ऐसा करना सही नहीं होता। लेकिन जब आप उसी के बाद ठीक बाद मैंने कहा था कि अगर डेमोग्राफिक डिफरेंस है, जियोग्राफिकल डिफरेंस है, देन इट इज वेरी मच रेलेवेंट। तब तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। कोई पेपर है, कोई टॉपिक है, कोई मेथोडोलॉजी है जो यूएस में फॉलो हो रही है, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो इंडिया में फॉलो हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या इंडियन डेमोग्राफिक्स पे वही असर होगा जो यूएस डेमोग्राफिक्स पे हो रहा है उस प्रॉब्लम का? देन इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू रिसर्च विद। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे देन यस, इट्स अ गुड। एंड सर, क्या हम उसका मैथडोलॉजी है उसको भी मतलब फॉलो कर सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, जो इम्प्लीमेंट हुआ। और क्या सर, जैसे जब हम उसका मैथडोलॉजी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने रिसर्च में, तो क्या वो हमारा पिलग्रिज्म के अंदर नहीं आएगा? नहीं, देखिए, जब हम वैसे इस प्रॉब्लम में हम इसको प्राइमरी डेटा एनालिसिस के 2 टूल्स का एग्जांपल लेंगे। जब भी कोई स्केल डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए यूएस में वहां के इन्वेस्टर बिहेवियर पे कोई रिसर्च हुई और वहां के इन्वेस्टर बिहेवियर पे रिसर्च करने के लिए कोई एक नया स्केल डेवलप किया गया और वहां पे एक्सेलरेटरी फैक्टर एनालिसिस लगा करके एक स्केल डेवलपमेंट का काम हुआ। तो वो जो स्केल डेवलपमेंट है वो वहां की फाइनेंशियल अवेयरनेस, वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी और वहां के डेमोग्राफिक्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। अगर आप इस तरीके से सोचें कि क्या यूएस की फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी एक ही लेवल पे है, और अगर आपका आंसर नो है, तो वहां जो स्केल डेवलप हुआ है वही स्केल को आप हूबहू यहाँ पे कॉपी करेंगे तो पहले ही वो जो एडिटर लोग होंगे आपके पेपर के, तो पहले ही वो इस बात को रिजेक्ट कर देंगे कि आपका जो स्केल डेवलप्ड है वो स्केल डेवलपमेंट यूएस में हुआ है एंड यूएस डेमोग्राफिक्स इज नॉट एज इक्वल एज इंडिया।
तो आपको उस स्केल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको उस मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात आप? जी सर, थैंक यू सर। विकास सर, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस, अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो। नहीं, एकदम करेक्टली आपने बताया कि देखिए डिफरेंट डायमेंशन को मेजरमेंट के लिए डिफरेंट स्केल होनी चाहिए। अगर एक स्केल यूएस में यूज़ हुआ है तो इंडियन डेमोग्राफिकल चेंजेस जो हैं उसके लिए न्यू स्केल आपको डेवलपमेंट अगर आप करेंगे तो वो आपका ज़्यादा मतलब परफेक्शन के संग होगा। और किसी पार्टिसिपेंट्स का और कोई क्वेश्चन है अभी? मेरे पास वैसे ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में के बाद टॉपिक सिलेक्शन पे हमको ज्यादा नहीं बात करनी। आसिफ Good evening, sir. Yes, sir. I am having a question. यस यस। Yes, sir. My question is, sir, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम एज अ रिसर्चर फ्रेश स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में स्पेसिफिकली अगर मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कोई टॉपिक उठा लिया, प्रॉब्लम उठा लिया है, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 2-3 महीने काम कर लिया, बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू कर लिया उसमें, उसके बाद भी हमें इनिशियल फेज में इतना एक्सपीरियंस नहीं, हमें पता नहीं लग रहा है कि उसमें आगे कितना काम हुआ है या हम क्या काम करने जा रहे हैं। फिर जब हमें 3-4 महीने बाद पता लगता है कि ठीक है इस पर ये ज़्यादा फिजिबल नहीं है रिसर्च करना, तो उस टाइम पे हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए उस पर, या स्टार्टिंग में हमारा क्या तरीका होना चाहिए उस चीज़ को डील करने के लिए, उससे बचने के लिए? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने किसी एक टॉपिक के ऊपर पढ़ना शुरू किया है और 6 महीने तक पढ़ा और उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, या हमें प्रॉब्लम मिल भी गई तो हमें लगता है कि उस पर आगे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, तो क्या करना चाहिए? आई एम इंटरप्रेटिंग राइट? यस सर। या फिर अगर हमें लग रहा है कि हमें लग रहा है हमारी नॉलेज से कि हमें लग रहा है कि हम काम कर सकते हैं, बट जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं आगे किसी अपने प्रोफेसर्स को, दे नो कि दैट हमारी जो इतनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है वो उनके हिसाब से टैली नहीं कर रही है, उनको सफिशिएंट नहीं लग रहा है। स्पेशली मैं अभी इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे हमें प्रपोजल बनाना होता है, जैसे आईएम्स में एडमिशन के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने कोई मेरा रिसर्च टॉपिक है, मैं उसी को लेकर के एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, और फिर वहाँ पे अगर वो चीज़ फिजिबल नहीं निकली तो हम तो रिजेक्ट हो जाएंगे ना। तो हमें स्टार्टिंग में कैसे ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का? देखिए, पहली चीज, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड उन्हें भी पता होता है कि इस बंदे को अभी तक रिसर्च की गाइडेंस नहीं मिली होगी और प्रेजेंट नॉलेज के बेस पे ही उसने अपना प्रपोजल बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप एक पीएचडी स्कॉलर ऑलरेडी हैं और तब तक 6 महीने बीत गए हैं या साल भर बीत गया है और तब आपको लग रहा है या आपके गाइड को या आपके जो भी सामने मेंबर बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना भी समय आपने बिताया है अपने पीएचडी के समय, वो जाहिर सी बात है आपने किसी न किसी प्रोफेसर से कंसल्टेशन ऑलमोस्ट आप 6 महीने तक ले ही रहे होंगे। जैसे हम भी जब से आए हैं तब से प्रोफेसर के साथ हर हफ्ते 2-3 बार मीटिंग हो ही जाती है, तो आपकी जो जर्नी है वो प्रोफेसर के साथ साथ चलती रहती है, वो अकेले की जर्नी नहीं होती है, तो वहां पे ये होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रपोजल के समय की बात कर रहे हैं तो वहां बिल्कुल ये पॉसिबल है कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे ये बोल दे कि ये प्रॉब्लम मतलब फिजिबल नहीं है या रिसर्चेबल नहीं है, इस पे उतना स्कोप नहीं है, लेकिन वहीं पे आपकी डिफेंड क्या है, किस बेस पे आपने वो प्रॉब्लम ली है, आपने भी कुछ बैक ऑफ द माइंड सोचा ही होगा या फिर आपने कुछ पढ़ के ही वो टॉपिक लिया होगा। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जिन लोगों को मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल इस प्रेजेंटेशन में दिखा दिया और उसी रिसर्च प्रपोजल को उन्होंने कहीं से ढूंढ के कॉपी पेस्ट करके या कुछ डिफरेंट चीज उसमें लगा करके वर्ड्स इंटरचेंज करके कहीं प्रेजेंट कर दिया, और तब जब सामने वाला पूछेगा कि दिस इज नॉट फिजिबल, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिफेंड इट। आप डिफेंड तब कर पाएंगे जब आप 10 पेपर जो आप लिटरेचर रिव्यू में लिख रहे हैं उसको एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा। ओके सर, बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब अभी मैं फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूँ पीएचडी के लिए, बट मैंने उससे पहले सोचा था कि मैं 2-3 पेपर्स पब्लिश कर लूँ, तो जब मैंने 2-3 पेपर पे काम करना शुरू किया तो मेरे साथ हर बार यही चीज़ हुआ कि वो पेपर ज़्यादा फिजिबल नहीं निकला और मुझे एक टाइम के बाद छोड़ना पड़ा कि नहीं, इस पे काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने तो आपने वो पेपर्स कैसे पढ़ा, मतलब कैसे लिख लिया जब पीएचडी से पहले?
मतलब आपने कुछ लिटरेचर पढ़े थे उसके पहले? यस यस एग्जैक्टली सर, जैसे मैंने गूगल स्कॉलर से अपने लिटरेचर जो भी मेरा टॉपिक था उससे मैंने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू किया और वहां से इंसाइट निकाला। लेकिन ये था ना कि मैं एक लिमिटेड नंबर ही पेपर पढ़ पा रहा हूँ या फिर मेरे सर्च करने का तरीका ठीक नहीं रहा होगा, उससे वो चीज उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लेके आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद इस पे देखिए होता ये है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। लिटरेचर रिव्यू को हम जितना आसान समझते हैं वो इतना आसान होता नहीं है। बहुत टीडियस जॉब है लिटरेचर रिव्यू करना, और आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक में करंट पे किस चीज पे काम हो रहा है। आपने जब गूगल स्कॉलर पे पेपर छाने होंगे तो गूगल स्कॉलर ने आपको 1990 से लेकर के आज तक के सारे पेपर दिखाए होंगे, और हो सकता है आपने जो पेपर पढ़े वो 2022, 2021, 2020 के आसपास के ईयर का ना रहा हो, और आपको करंट ट्रेंड ना पता चला। करंट ट्रेंड डिफाइन करना, फॉर्मुलेट करना जरूरी है, क्योंकि आप किसी ऐसे टॉपिक पे काम करेंगे जिससे 10 साल पहले काम हो चुका है, तो सामने वाला उसको बोलेगा ही कि दिस इज नॉट फिजिबल। बिल्कुल सर, एज ए स्टूडेंट हमारे पास इतना रिसोर्स का एक्सेस भी नहीं होता है, दैट इज व्हाई आई एम गूगल स्कॉलर में इनफ रिसोर्स, गूगल स्कॉलर में एडवांस टूल्स होते हैं। विकास सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ये चीज। उस एडवांस टूल्स को यूज करके आप एक फिल्टर्ड पेपर मतलब अपने सामने देख सकते हैं, और एक ट्रेंड का आपको अनुमान लग जाएगा उससे। आई नो मतलब ये उतना इफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपकमिंग या नोवाइस स्कॉलर के लिए सही है। और एक और प्रॉब्लम ये भी आती है सर कि जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं होती है जो हम पेपर को समझ पाए एज ए फ्रेशर, जो लैंग्वेज में। तो अभी थोड़ा सा सेशन और है, उसको करके हम लोग फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर ही डिस्कशन मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसर्च में अगर आप 10 मिनट पढ़िए तो कम से कम 10 मिनट डिस्कशन होना चाहिए, तभी वो फ्रूटफुल होगा। क्योंकि जैसा शशांक ने बताया कि हमें लगता है कि हमने पहले दिन चाय बनाई तो हमने कुछ नया किया, लेकिन कई लोग चाय पहले से बना चुके, ठीक है। तो ऐसा हो सकता कि हमें लगा कि ये मेरी प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम हमें मिल गई, लेकिन बाद में पता चला, हमने सर्च किया तो पता चला अरे इसकी सॉल्यूशन तो पहले से ही है, हमें इस पे रिसर्च करने का कोई फायदा ही नहीं। और इसीलिए सबसे ज्यादा समय आपको रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे देना है कि कुछ बातें आपको क्लियर हो। और फिर और रिसर्च इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और एवरीथिंग इज टेंटेटिव, कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है। रिसर्च जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं और जब एंड करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस आता। अभी डॉक्टर शैलेश जी बैठे हैं यहाँ पे, हम उनसे पूछेंगे सेशन के बाद कि उन्होंने अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया। शशांक प्लीज कंटिन्यू और समअप करिए, फिर क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग करते हैं। यस सर, एक चीज आपकी बात से निकल के आ रही है कि हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या फिर गैप फाइंडिंग के लिए जो मेरी आपसे ही बात हुई थी बिब्लियोमेट्रिक की, तो एक सेशन सर हम लोग कभी बिब्लियोमेट्रिक पे भी करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। और हमें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि बिब्लियोमेट्रिक आप गूगल स्कॉलर से भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, हम लोग संडे टू संडे सेशन रखेंगे 1 आवर का, ताकि मतलब कि देखिए नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने से इंक्रीज होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद सेकंड जो हमारा एजेंडा है आज का वो है प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग अ रिसर्च पेपर, बट इसमें सारी चीजें एक्सपेक्टेड और प्रपोज्ड होती हैं। इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कंटेंट में जो हम जब लिखते हैं प्रपोजल, तो एक टाइटल जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमने टाइटल अभी हमारी जो डिस्कशन हुई वो टाइटल आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पे हुई, उस टाइटल तक पहुंचने के बाद हमारा जो टेंटेटिव टाइटल है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए कभी भी रिसर्च का पहला स्टेप टाइटल लिखना नहीं होता। आप सारे काम कर लीजिए, उसके बाद टाइटल बनाइए, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। ऑब्जेक्टिव आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और टेंटेटिव टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए कि यस मुझे 2-4 इन वेरिएबल्स को लेकर के इनके बीच में कुछ रिसर्च करनी है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन बैठाना है। पहला हेडिंग जो के प्रपोजल में आता है वो इंट्रोडक्शन का आता है, लिटरेचर रिव्यू उसके बाद आता है, फिर आप उस लिटरेचर रिव्यू में से कोई गैप फाइंड करते हैं।
गैप फाइंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे इन सारे मेथड स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक पहुंच जाइए आप, उसके बाद मेथोडोलॉजी डिसाइड कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो इतना तक तो ठीक है, ये तो रिसर्च पेपर जैसा ही होता है, यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। मेथोडोलॉजी आपकी प्रपोज मेथोडोलॉजी हो जाती है, बिकॉज यू नेवर नो कि जब आपके गाइड बने या आपका कोई सुपरवाइजर बने तो मेथोडोलॉजी चेंज कराए। You should be maybe you shifting from qualitative techniques to quantitative techniques. Maybe you shifting from certain research softwares from one to another. जैसे हम जब यहाँ तक आए थे तो यहाँ आने तक मुझे SPSS और AMOS के बारे में पता था, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि it is an old methodology. आजकल काम R, SAS और Python वगैरह पे हो रहा है, तो मेथोडोलॉजी हो सकता है आपको चेंज करनी पड़े। तो जब भी प्रपोजल बनाइए आप उसमें प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी की हेडिंग डालिए। फाइंडिंग्स को सिर्फ फाइंडिंग ना लिखिए, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स लिखिए, क्योंकि अभी आपने डेटा कलेक्शन नहीं किया है। एक हेडिंग जो मिसिंग होती है रिसर्च पेपर और प्रपोजल के बीच में, वो होती है डेटा कलेक्शन की। पेपर में एक्चुअल डेटा कलेक्शन किया जाता है, प्रपोजल में एक्चुअल डेटा कलेक्शन नहीं किया जाता है, एंड दिस इज द डिफरेंस। तो डेटा कलेक्शन नाम का कोई टूल, कोई हेडिंग प्रपोजल में नहीं आता। कंक्लूजन भी फोरकमिंग कंक्लूजन होता है, एक्चुअल कंक्लूजन नहीं होता। यहां तक तो ठीक है, ये तो आपका टेक्निकलिटी वाली बात हो गई। और इसके बाद जो आपको लिखना है वो थ्योरेटिकल चीजें लिखनी है, जो कि एक प्रपोजल में होती हैं, पेपर में देखने को जल्दी नहीं मिलती हैं। रिसर्च इम्प्लीकेशन, आप जिस चीज को प्रपोज कर रहे हैं, जिस चीज को आप प्रपोज कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन। याद रखिए हमेशा इम्प्लीकेशन दो तरह की होती है। हर टॉपिक का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है और एक थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन होता है। एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मीन्स आपके सब्जेक्ट में वो क्या नॉलेज एडिशन कर रहा है, क्योंकि किसी भी रिसर्च का मेन एम यही होता है, टू ऐड द नॉलेज, टू ऐड नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग बॉडी। और प्रैक्टिकल में होता है कि इंडस्ट्री में उसका क्या फायदा है। अगर हम किसी एक रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में उसके क्या फायदे हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। और ये दोनों जितना स्ट्रांग होगा आपकी रिसर्च उतनी वैल्यूएबल होगी। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट 53 पे आ गया था, हमारे लिए तेल महंगा हो गया है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर किसी ने प्रपोजल लिख दिया तो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन उसका हो जाएगा जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क पे काफी अच्छा काम। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो जाएगा कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कोई किस कंट्री या कोई इकोनॉमी अपने यहाँ की जरूरत की चीजों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है, या फिर इंडिया ऐसे सिचुएशंस में अपने यहाँ के ऑयल जो उसके इंपोर्ट्स हैं उसको कैसे मैनेज कर सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, ये कोई एक्चुअल टॉपिक या एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये चीजें बतानी है अपने रिसर्च इम्प्लीकेशन में। कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन का अलग से हेडिंग हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट आप एक हेडिंग डालिए और आप बताइए कि आप अपने सब्जेक्ट में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग आती है वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी की। लास्ट हेडिंग आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लिमिटेशन के साथ साथ एक चीज और आप लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। तो अपने प्रपोजल में इन सारी चीजों को इंक्लूड करना आपके लिए जरूरी है। और इसी के साथ मेरी आज की स्लाइड यहां खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा कंटेंट खत्म नहीं होता। इन हेडिंग्स को अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। I have something to show you. I will take not much time. मैंने थ्रेड बेयरिंग की बात की थी, ये है थ्रेड बेयरिंग। I hope this word sheet is visible. Yes. ये है थ्रेड बेयरिंग, इसमें कुछ नहीं किया गया है। मैंने गूगल पे टाइप किया है जियोपॉलिटिकल रिस्क, गूगल स्कॉलर पे, सॉरी, मैंने गूगल स्कॉलर पे टाइप किया है जियोपॉलिटिकल रिस्क, और वो मुझे ये कुछ पेपर्स दिखा रहा है।
गूगल स्कॉलर में जब पेपर सर्च करेंगे तो वो आपको फर्स्ट मतलब पहले पेज पे 10 पेपर या 20 पेपर कुछ दिखाएगा, फिर पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 ऐसे करके 10, 20, 50 पेजेस होंगे। जितने पेजेस वो दिखा रहा है कोशिश कीजिए मैक्सिमम पेजेस से आप पेपर एक्सट्रैक्ट कर लें। फिल्टर जरूर लगाइए, फिल्टर अपने हिसाब से, आपको करंट का पेपर चाहिए तो करंट का, पास्ट के पेपर चाहिए तो पास्ट का, इंडिया में लिखे हुए पेपर चाहिए तो इंडिया में लिखे हुए पेपर का, फ्रीली अवेलेबल हैं तो फ्रीली अवेलेबल का, पेड है तो पेड का, जैसा फिल्टर आप लगाना चाहें। फिल्टर्स लगाने के बाद पेपर्स की ये टाइटल्स हैं, ये सिर्फ टाइटल को मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, वहां से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया, वहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ऐसे पेस्ट करते करते आपके पास ढेर सारी टॉपिक्स की एक कलेक्शन बन जाएगी। अब इन जब आप टॉपिक को आप देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किन चीजों पे काम हो चुका है और किन चीजों पे काम करना बचा। दिस इज कॉल्ड थ्रेड बियरिंग। अब आते हैं प्रपोजल पे। मेरे पास कुछ प्रपोजल्स हैं आपको दिखाने के लिए। एक प्रपोजल तो ये है, मुझे कहीं से मिला था, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ले आए। एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टर परसेप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बायस इन पोस्ट कोविड एरा, कनेक्टिंग कोविड टू दी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। पहला हेडिंग डाला इसने एब्स्ट्रैक्ट का, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू की ये पैराग्राफ वाइज टेक्निक है, ये काफी ओल्ड टेक्निक है, हम हर वेबिनार में ये चीजें बता देते हैं, फिर भी ये इस तरह लिखा जा रहा है आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज में, लेकिन ये ओल्ड टेक्निक है, इस टेक्निक को आजकल फॉलो नहीं किया जा सकता। लिटरेचर रिव्यू को इसने दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये रिसर्च गैप, फिर उन्होंने रिसर्च गैप बताया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी बताई, ये वर्ड प्रपोज लिखना इंपॉर्टेंट है। प्रपोज मेथोडोलॉजी बताई, जैसा मैंने कहा था कि आप मेथोडोलॉजी साथ प्रपोज वर्ड जरूर यूज करें। और इन्होंने देखिए टेक्स्ट के अंदर भी कुछ लिटरेचर का साइटेशन दी है, जो कि करना जरूरी है। आप करेंगे तो आपका प्रपोजल और अच्छा दिखाई देगा, बीच बीच में साइटेशन देते रहिए। हाइपोथेसिस अगर आपके स्टडी में है तो आप दिखाइए, नहीं है तो ना दिखाएं। इनोवेटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, फैंसी हेडिंग, नॉट अ नेसेसरी वन। एक्सपेक्टेड आउटकम्स या फिर एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स। रेलेवेंस ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी, रेलेवेंस दो तरीके से दिखाया गया है, एक सोसाइटी के लिए रेलेवेंस और एक पॉलिसी मेकिंग के लिए रेलेवेंस। देन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस द मस्ट। एक तो ये है, और हम आपको थोड़े अच्छे लेवल का प्रपोजल दिखा रहे हैं। दिस ये आयन कोझिकोड में पेपर प्रेजेंट किया गया एक प्रपोजल है, फाइनेंशियल रेजिलियंस ऑफ इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये प्रपोज टॉपिक है। सबसे पहले पर्पज ऑफ द स्टडी बता दी गई, क्यों जरूरी है ये स्टडी करना। देन केम टू द इंट्रोडक्शन, और आप इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे कहीं कहीं बीच बीच टेक्स्ट में साइटेशन दी जा रही है। इन वर्ड साइटेशन और या फिर कंटिन्यूअस साइटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस साइटेशन देंगे तो ये आपके बहुत हेल्प करेगा आपके प्रपोजल को एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देन लिटरेचर रिव्यू, कंटिन्यूअस वे ऑफ राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू, नो हैव सेपरेट हेडिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, ऑथर वाइज हेडिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूअसली एक स्टोरी के फॉर्म में आपको अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहिए। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं अच्छी जगह अगर अपना पेपर दे रहे हैं तो आपको लिटरेचर रिव्यू इसी तरह लिखना चाहिए। दिस इज कंटिन्यूअस वे ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। कंटिन्यूअसली लिखते जाइए, एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट कीजिए, दूसरी लाइन को तीसरे से चौथे से। जैसे इस लिटरेचर रिव्यू को देखिए, कहां से केस शुरू किया गया है। The idea of business resilience traced back to Kautilya Arthashastra written in 300 BC। यानी कि कितने पुराने टेक्सचर से कॉन्सेप्ट को उठा करके तब रिलेट करते करते उसको नीचे लाया गया है 2020 तक। So this is called a systematic way of writing a literature review. Then came research methodology। आप मेथोडोलॉजी बताइए, कोई मॉडल है तो मॉडल सजेस्ट कीजिए, जैसे ये पूरा मॉडल यहाँ पे बताया गया है, पूरा मॉडल सजेस्ट कीजिए। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, वैल्यू ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन इसमें नहीं बताई गई, बता देते तो और अच्छा होता। So this is how you write a research proposal।
कुछ यूनिवर्सिटीज में जब आप लोग प्रपोजल देते हैं तो वहां पे एक और हेडिंग होती है जिसको कहते हैं प्रपोज्ड चैप्टर प्लान, कि जो हम थीसिस लिखेंगे उसका चैप्टर प्लानिंग क्या होगी, चैप्टर 1 क्या होगा, चैप्टर 2 क्या होगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 क्या होगा। तो प्रपोज चैप्टर प्लान भी आप दे सकते हैं। एंड विद दिस I will be stopping my presentation today. Thank you, Shashank, for a very nice presentation in a very systematic and lucid manner. इस प्रोग्राम को Thank you, sir. ऑर्गेनाइज करने के पहले जो बातें मेरे दिमाग में थी कि ये प्रोग्राम ऐसा हो, एग्जैक्टली आपने सेम मैनर में प्रेजेंट किया। Thank you so much, sir. और सारे रिसर्च स्कॉलर को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो जुड़े, और डॉक्टर शैलेश द्विवेदी जी को भी, कि संडे को पर्सनल टाइम में आप लोगों ने समय निकाल के जुड़े, और मैं सिंस स्टार्टिंग देख रहा हूं आप लोग भी थे। ये बताता है कि आप लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ गेन किए होंगे आज। और मैं सारे रिसर्च स्कॉलर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रिसर्च जर्नी स्टार्ट करने के पहले वो ये डिसाइड कर लें कि उन्हें पीएचडी करनी है या रिसर्च करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है जिसको ना कोई सुपरवाइजर आपको समझा पाएगा और नहीं ये डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपको पीएचडी करनी है या रिसर्च करना है। और एक अच्छा रिसर्च आपको बहुत आगे ले जा सकता है। एक अच्छा रिसर्च पेपर आपने पब्लिकेशन करा लिया तो वो बहुत आगे आपको ले जा सकता है। और शशांक, आपको मैं बता दूं कि हमारा आपका जो रिसर्च पेपर लास्ट ईयर जून में पब्लिश हुआ था, अभी मैं कल एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने लिटरेचर रिव्यू में हम लोगों का डाला हुआ। अरे वाह। तो अब किसी का कोई क्वेरी हो आज से रिलेटेड तो वो बताए। सर मेरा एक क्वेश्चन है अभी आप पे। हाँ। मेरा क्वेश्चन इससे है ना कि जैसे सर हम रिसर्च पेपर कोई भी उठाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब हम रिसेंट पेपर देख रहे हैं तो उसमें साइटेशन का प्रॉब्लम रहता है कि इसमें साइटेशन बहुत कम है। तो अगर क्या हम, और एक और चीज इम्पैक्ट फैक्टर का भी होता है, तो अगर वो नया पेपर है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो अगर हम उस स्टडी को उठा रहे हैं या फिर वो बहुत रिप्यूटेड जर्नल से नहीं है, तो क्या वहां से लिटरेचर लेना हमारे लिए ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये चीज नहीं सोचना कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, अच्छी चीज जहां भी मिले उसको तुरंत लीजिए। और सर शैलेश सर, आप 2 मिनट में सारे स्कॉलर को बताइए कि आपने अपना रिसर्च टॉपिक कैसे डिसाइड किया था। वही सारे पॉइंट्स जो शशांक ने अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया। मैं बेसिकली सबसे पहले, मेरे पास भी कोई पीएचडी करने आता है, और इवन हम लोग भी जब पीएचडी कर रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। जो भी आपका टॉपिक करना है, जिस भी एरिया पे आपको काम करना है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट आप डिसाइड करिए सबसे पहले। मैंने भी अपना इंटरेस्ट डिसाइड किया था। मुझे मालूम था कि मुझे फाइनेंस में काम करना है, तो मैंने फाइनेंस में काम किया। फाइनेंस में कुछ नया टॉपिक लेना था। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय एफडीआई थोड़ा बर्निंग टॉपिक था, लोगों के नए नए दिमाग में आ रहा था। इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी रिसेंटली, तो 10-12 साल हो चुका था इंडियन इकोनॉमी को ओपन हुए, 15 साल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इस पे कुछ काम, क्योंकि हमें डेटा भी मिल जाएगा, हमें लिटरेचर भी मिल जाएगा, इस पे बुक्स भी अवेलेबल था और हमारा इंटरेस्ट भी था। दूसरा, हमारे जो सुपरवाइजर थे वो भी फाइनेंस के एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टॉपिक डिसाइड किया, और टॉपिक डिसाइड करने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद फिर मैंने बहुत सारा लाइब्रेरी विजिट किया, सेकेंडरी डेटा ले आए, रिसर्च मेथोडोलॉजी से बहुत सारे वर्कशॉप। अभी तो बहुत सारा वर्कशॉप हो रहा है, फ्री में हो रहा है लॉकडाउन के बाद, लेकिन हम लोग थे तो उस समय रिसर्च मेथोडोलॉजी पे वर्कशॉप ही नहीं होते थे, गिने चुने होते थे। कहीं पे हुआ तो हम लोग जाते थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ, दिल्ली, लखनऊ, सब गए और वहाँ वर्कशॉप अटेंड किया, कुछ चीजें सीखे
तब जाकर के हम लोगों ने आज इस लेवल तक अपने आप को बनाया कि आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ बता सकते हैं किसी को और कुछ उस पर खुद भी काम करते हैं। तो आप सबको इसमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, मेहनत करिए शुरू से, फिर मिलेगा रिजल्ट 100%। और सर, और एक दो पार्टिसिपेंट से हम लोग फीडबैक भी चाहेंगे कि सेशन कैसा था और उनको क्या सीखने के लिए मिला, बेनिफिट, मतलब रिसर्च का तो सोसाइटियल बेनिफिट आप बाद में बताएंगे ही, इस प्रोग्राम का जो बेनिफिट आपको मिला वो जरा सा बता दीजिए फीडबैक के लिए। कोई पार्टिसिपेंट्स में से जिनको आज के देखिए, फीडबैक की हमें कोई जरूरत नहीं, मीन्स आउट ऑफ 2017 अभी तक हैं आप लोग, ठीक है, तो 85% कॉन्फिडेंस लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है, लेकिन अगर आपके ओन वर्ड्स में होगा तो और अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई एम शशि श्रीवास्तव। सर, एक्चुअली इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि मुझे जो अभी थोड़ी कंफ्यूजन थी अबाउट रिसर्च प्रपोजल, अभी जस्ट मेरा एक रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है और मुझे कमेंट आया था कि बहुत न्यू टॉपिक है, डेटा अवेलेबल नहीं होगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि कैसे लिखना है, कहाँ से फाइंड आउट करनी है चीजें। तो अभी तक मुझे ये लगता था कि सिर्फ ठीक है, जो रिसेंट टॉपिक है, जो करंट है, उसको लिख लीजिए, बट बिसाइड दैट और क्या चीजें हमें उस पर ध्यान देनी है, किस चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसका आइडिया मिला है। और सर ने जितने भी शशांक सर ने डिटेल दी है, मैं उसे नोट डाउन भी किया हूँ। तो होप कि अगले एक हफ्ते में जो मुझे प्रपोजल सबमिट करना है उसको मैं रेडी करते समय उन सारे पॉइंट को कंसेंट्रेट कर सकता हूँ, ध्यान देता हूँ। होप कि एक अच्छा प्रपोजल रेडी होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एलोबरेटिंग मी टू ऑल। थैंक यू थैंक यू। जी सर, मुझे काफी चीज को पूछना था अपने रिसर्च प्रपोजल के दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग होना, उसमें बहुत सारा दिमाग में चल रहा था, क्या करना है, कैसे करें, कैसे ना करें। लेकिन इससे मुझे खुद को क्लियर, मैक्सिमम चीजें क्लियर होगी कि किस वे में जाना है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ये सेशन, और मैं चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी के और भी किए जाए, ताकि जो बच्चे कुछ एक कंफ्यूजन है जो बाद में हो सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन मुझे मिल जाए। थैंक यू। और डॉक्टर शैलेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 10:30 बज रहा है और आप इस समय भी उसी तन्मयता से हम लोगों के संग जुड़े हुए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सारे न्यू रिसर्च, यंग रिसर्च स्कॉलर्स को